नमस्कार है आप सभी को और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में पाठ पढ़ रहे हैं 10 मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी जो कि अनेक विभिन्न स्थानों से थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो अफ्रीका, तो यहाँ के मूल निवासियों का विस्थापन किस प्रकार से हुआ उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। और साथ में हमने यूरोपीय साम्राज्यवाद को पढ़ा कि किस प्रकार से यूरोपीय साम्राज्यवाद है वो अनेक स्थानों तक फैला। तो अब हम समझते हैं उत्तरी अमेरिका की स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी और वहाँ का वातावरण किस प्रकार से था। तो हम उसे समझने की कोशिश है वो करते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का जो गद्यांश है उसी के आधार पे। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय व्रत से लेकर कर्क रेखा तक प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है वो उत्तर ध्रुवीय व्रत और कर्क रेखा तक फैला हुआ, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है कि वहाँ पर पथरीले पहाड़ है, साथ में अरिजोना और नेवाडा की मरुस्थल भूमि है। और पश्चिम में सिएरा नेवाडा पर्वत है, जो कि पूर्व में ग्रेट या विस्तृत मैदान वहाँ पर है, और ग्रेट या विस्तृत झीलें मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियाँ भी वहाँ पर मौजूद है। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है, यानी मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण दिशा के अंतर्गत है। और कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ। अगर हम विश्व मानचित्र में कनाडा को देखें तो काफ़ी कुछ है, वहाँ पे जंगली इलाके हैं। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन वहाँ पर मौजूद हैं और पाए जाते हैं, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े बड़े उद्योग हैं। वहाँ पे उद्योगों की कोई कमी नहीं है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में USA कहते हैं, तो वही संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें विभिन्न जो है यूरोपीय देशों ने संयुक्त मिलकर वहाँ का संविधान बनाया। और वहाँ पर सभी यूरोपीय जो है फ्रांस, इटालियंस, ब्रिटेन, सभी के मिलजुल कर वहाँ के लोगों ने अपना संविधान बना के संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम है इसको दिया है। तो वहाँ पर कई बड़े बड़े उद्योग मौजूद हैं। आजकल कनाडा में गेहूँ, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं। वहाँ की मुख्य फसलों के रूप में हम जान सकते हैं कि वहाँ पे गेहूँ और मकई यानी मक्का और फल, अन्य कई प्रकार के फल हैं वहाँ पर जो है उपजते हैं। और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। मत्स्य उद्योग यानी मछली उद्योग, या कह सकते हैं कि समुद्र पास होने के कारण वहाँ पे मत्स्य उद्योग भी काफ़ी फला फूला है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पहले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के आप्रवासियों के हाथों में हुआ। खनन उद्योग यानी जो जमीन को खोद कर विभिन्न प्रकार के संसाधन या धातुएं वगैरह निकाली जाती हैं, तो वो खनन उद्योग है। और उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास, इसके साथ ही वहाँ पे जो है खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। और वहाँ पर पहले ही आज से 200 साल पहले ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासी, जो चीन के बाहरी लोग यहाँ पर आए थे, उनके हाथों ही खेती है वो अच्छे से होती थी। लेकिन यूरोपवासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका के लोग वहाँ पर रह रहे थे। कि ऐसा नहीं था कि उत्तरी अमेरिका में लोग नहीं रह रहे थे, बल्कि यूरोपवासियों ने ये कहा कि उन्होंने उस महाद्वीप को ढूंढ निकाला है और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने उस महाद्वीप की खोज की। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये महाद्वीप अपने आप में मौजूद था, वहाँ पर भी लोग थे, नई दुनिया थी, वहाँ के अपने लोगों का अपनी संस्कृति, अपना जीवन था। हालांकि यूरोपवासियों ने खोज के आधार पर इसे ये बता दिया कि ये हमने नया महाद्वीप खोज निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो महाद्वीप अपनी जगह पर स्थित था जरूर कि एक नई जमीन, नई खोज यूरोपवासियों के लिए थी, जिन्होंने बाद में दुनिया को ये दिखाया कि उन्होंने इस नई दुनिया की खोज है वो की है। तो इस प्रकार वहाँ पे पहले से जो है वहाँ की संस्कृति के लोग वहाँ जो है विद्यमान थे, और उनका अपना जीवन, उनका अपना कल्चर, उनकी अपनी संस्कृति, उनका अपना रहन सहन, उनका अपना खान पान, उनके अपने त्योहार वहाँ पर मौजूद थे। अब अगर हम अमेरिका के मूल निवासियों को समझें तो मूल निवासी कैसे थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, वो हम जानते हैं। देखिए, तो अभी हमारा इसके बाद पॉइंट है, तो ये तो हमने अमेरिका की जो है
उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति को समझा कि वहाँ कौन कौन से पर्वतीय श्रृंखलाएँ मौजूद है, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ बहती है, ओहियो और मिसिसिपी नदियाँ हैं, झीलें कौन कौन सी हैं और कौन से इलाके हैं मरुभूमि में कन्वर्ट है और कौन कौन से, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों के बीच में कह सकते हैं, या दोनों के आसपास ही अमेरिका महाद्वीप है वो मौजूद है। अब हम वहाँ के मूल निवासियों की विशेषताओं को समझते हैं कि उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे यानी कि वहाँ के मूल नागरिक, बाशिंदों का अर्थ होता है मूल नागरिक, ठीक है। मूल यानी कि वहाँ के बंदे, वहीं के निवासी, तो उनको बाशिंदा या कह सकते हैं मूल नागरिक के नाम से जाना जाता है। तो मूल नागरिक जो कि 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। भूमि सेतु यानी जमीनी मार्ग के माध्यम से वो एशिया से अमेरिका की तरफ आए थे और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े, कि वे और आगे की तरफ बढ़े। हिमयुग यानी जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और हिमयुग का समय था, और उस दौरान वो इधर की तरफ आए। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति यानी मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा बनाई गई कृति या कोई चीज़, कोई वस्तु, और वो थी एक तीर की नोक। तीर की नोक यानी जो तीर होता है और उसका ये अग्रभाग जिसे कह सकते हैं, तो अग्रभाग जो है उसे नोक के नाम से जाना जा सकता है। तो ये तीर की नोक है वहाँ पे प्राप्त हुई थी, और वो तीर की जो नोक है वो जो है 11,000 साल है वो पुरानी है। तो यानी कि 11,000 साल पहले वहाँ पे मनुष्य विद्यमान थे। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई, कि हिमयुग के दौरान भी वहाँ मनुष्य थे और एशिया से भी कई लोग हैं वहाँ भूमि सेतु के रास्ते से वहाँ पर गए हैं और कई अन्य इलाकों से वो लोग वहाँ आए हैं। तो वहाँ पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो मानव कृति या जो मानव द्वारा रचित या मानव द्वारा जो बनाई गई वस्तु तीर की नोक जो वहाँ पर मिली है, तो वो 11,000 साल पहले थी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 11,000 सालों पहले भी मनुष्य वहाँ पर विद्यमान थे। और जैसे जैसे समय काल परिवर्तित होता गया, जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे वहाँ पर मानवीय जो है संस्कृति के रहन सहन की परिस्थितियाँ बढ़ी। तो तब जाकर वहाँ पर जैसे ही अनुकूल जलवायु, अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पे बढ़नी शुरू हुई, वहाँ ऐसे वैसे वहाँ पर आबादी बढ़नी शुरू हुई, यानी वहाँ पे जनसंख्या, वहाँ पे मनुष्यत्व का प्रभाव है वहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो है लेखक है एक विलियम मैकलिश, जो कि अमेरिका से पहले दिन जब वो यूरोपीय थे और वहाँ पर वो गए, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा और किस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ पे अनुभव किया, उसके बारे में वो लिखते हैं कि अमेरिका की पूर्व संध्या, यानी जिस दिन वो गए, यानी जब यूरोपीय लोग आए और उस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया वहाँ पर आए और उस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया। अब अमेरिका नाम किसके आधार पे पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुसी। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है आपका कि अमेरिका नाम है वो अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि एक भूगोलवेता था, उसके आधार पे ये नाम है। अमेरिगो वेस्पुसी के आधार पर ही अमेरिका का नाम पड़ा है। ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज़्यादा ज़बानें बोलते थे, यानी वहाँ पे अनेक प्रकार की बोलियाँ हैं। काफ़ी चेंजेस थे वहाँ पे रहने के तरीक़ों में वगैरह, और वहाँ पे लोग हैं वो अनेक प्रकार की ज़बानें बोलते थे। ज़बानें बोलना यानी विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, वहाँ की भाषाएं अलग अलग थी, और ज़बानें यानी बोली जिसे हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती थी। वे लोग शिकार करते थे और शिकार में वो मछली पकड़ते थे। संग्रहण करना, संग्रहण से तात्पर्य है इकट्ठा करना, जैसे फल है, मांस है, इसको अपने आगामी जीवन के लिए सुरक्षित रखना। धन, धान्य, फसल, इन सब का संग्रहण करके इकट्ठा करके रखना, ताकि मुसीबत के समय में या साल भर के लिए वो अपना जो है यापन कर सके। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि 2-4 दिनों के लिए, वहाँ फल है, मछली है, मांस है, उनको इकट्ठा करना, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे में जो कम जो है खाद्यान्न है, जिनके सड़ने और ख़राब होने की जो वस्तुएं होती थी, उन्हें संग्रहण करते थे, लेकिन वो जल्दी उपयोग में लेते थे। और जैसे धन, धान्य, फसलें वगैरह वो लंबे समय तक काम में आती थी। तो हम भी हमारी घर परिवार में, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में भी हम भी अपने फसलों के उगाने के बाद हम गेहूँ हैं, धान है, चावल है, इन सब का संग्रहण करके रखते हैं, ताकि जो है मुसीबत के समय या फिर हम अपने साल भर के भोजन का जुगाड़ है वो कर सकते हैं।
तो यहाँ के लोग भी संग्रहण करते थे। इसके अलावा बागवानी यानी बाग बगीचे लगाते थे, जिसमें अनेक प्रकार के फल फूल पेड़ पौधे लगाते थे। खेती में जो जो मुमकिन हो वो सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। जो भी फसलें उनको बोनी आती थी तो वो खेती बाड़ी में भी विभिन्न प्रकार का जो है हाथ आजमाते थे और इससे उनका जीवन या कह सकते हैं जीविका या गुजारा है वो करते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसके इस्तेमाल एवं देखभाल के लिए कितने ही प्रयास की दरकार है, इस पर जीने के तरीके का चुनाव भी निर्भर करता था। अब जो लोग अमेरिका के जो निवासी थे वो मिट्टी की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करते थे कि जहाँ अच्छी मिट्टी होती थी, उपजाऊ मिट्टी थी, जहाँ पे फसलें अच्छी हो सकती थी, जहाँ जल पानी की व्यवस्था होती थी, वहाँ पर वो लोग जो है देखते थे कि वो उनके लिए रहने के लिए उचित जगह है, तो वहीं पर वो आबादी है वहाँ पे बसने लगी और फिर उसी के आधार पे वो अपने जीवन के तरीकों का चुनाव करते थे। और जहाँ बंजर भूमि है लेकिन जैसे वहाँ पर आबादी है तो उनकी फसलें वगैरह है तो वो थोड़ी कम उपजती थी, उनके लिए जीवन है वो कठिन होता था। जैसे देखा जाए तो भारत है, हर प्रकार की भूमि यहाँ पर मौजूद है। कहीं पथरीले इलाके हैं तो कहीं मरुभूमि है तो कहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो कहीं दक्षिण या समुद्री क्षेत्र है। तो हर प्रकार के लोग हैं, हर तरह के जीवन को जीते हैं। ठीक है, अमेरिका में भी ऐसी ही सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ पर भी जो है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोग हैं वो रहते थे और वहाँ के जो है समय और परिस्थितियों के अनुकूल है वो संघर्ष करते थे और उसी प्रकार से अपना जीवन यापन भी करते थे। हालांकि मोस्ट ऑफ लोगों की जो है तरीके यही रहते थे कि वो अच्छी भूमि, अच्छी उपजाऊ जगह पर वो रहे और फिर अच्छा जीवन है वो जिए। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें भी तय होती थी। कई बार हमारे जीवन में हमारा अपना संस्कृति होती है, हमारे सामाजिक पूर्वाग्रह होते तो उस आधार पे कई बार अंधविश्वासों को पालते हैं और कभी हम उससे सच मानकर भी उसे स्वीकार करते हैं। तो जो सामाजिक नियम परंपराएं वो भी वो मानते थे अपनी संस्कृति की। इसके अलावा समाज के जो पहले के नियम वगैरह बने गए थे उस आधार पर वो उन चीज़ों को भी मानते थे और कई अंधविश्वास वगैरह भी वहाँ पर मौजूद थे। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने। लेकिन वहाँ नहीं, कुछ संस्कृतियाँ सहस्राब्दियों तक कायम रही कि वो मछली पालन, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, बाग बगीचों में जो भी पेड़ पौधे फल फूल लगाते थे वो, इसके अलावा मांस वगैरह, मांसाहार, तो इनके अधिशेष वो होता है। अधिशेष से तात्पर्य है कि जो चीज़ें हम उपयोग में लेते हैं, उपयोग में लेने के बाद जब हमारा पूरा तरीके से हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जो बच जाता है तो वो बच जाता है तो क्या होता है, उसको यूरोपियंस लोग क्या करते थे, उसको वो बेच लेते थे। उससे वो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है वो इकट्ठा करते थे या पैसा कमाने का तरीका है वो आजमाते थे। तो यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने। तो बाद में यहाँ के लोगों ने भी ऐसा ही किया कि उन चीज़ों को उन्होंने बेच बाच कर जो कह सकते हैं कि पैसा कमाना प्रारंभ किया या कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय के माध्यम से उन्होंने अपने श्रेणीबद्ध समाजों की रचना की। लेकिन वहाँ नहीं, तो यूरोप में तो ऐसा होता था लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था कि वो कमाएं या अलग से कुछ मुनाफा कमाना, ये उनका उद्देश्य नहीं था। तो हम अगर देखें तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो मुनाफा नहीं कमाते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे सरल तरीके से। लेकिन जैसे यूरोपीय लोग वहाँ गए तो उनका उद्देश्य यही रहा कि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। कुछ संस्कृतियाँ सहस्राब्दियों तक कायम रही। तो ऐसे ही वहाँ की जो मूल निवासियों की संस्कृतियाँ थी, जैसे अरावा की लुकायो संप्रदाय था, इसके अलावा जो अनेक संप्रदाय वहाँ पे या अनेक संस्कृतियों के लोग हैं वहाँ पर रहते थे। एज़टेक, अरावा की मैक्सिकन सभ्यता, माया, इनका, तो ये ऐसी सभ्यताएं थी वहाँ की अमेरिका की जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के अंदर मौजूद थी। तो ये वो संस्कृतियाँ थी जो बरसों तक कायम रही और उस आधार पे लेखक विलियम मैकलिश लिखते हैं कि उनका पहले का दिन कैसा रहा और उन्होंने कैसा अनुभव किया था, किस प्रकार के वहाँ के लोग थे, किस प्रकार जीविका कमाते थे और वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, उनकी संस्कृति, उनका समाज कैसा था, वो उन्होंने अपने इस छोटे से जो है जो गद्यांश के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास है वो किया है। अब ये बताते हैं कि जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो कैसे किन किन स्थानों पर रहते थे। तो वो कहते हैं कि ये हमारी पाठ्यपुस्तक के अकॉर्डिंग है कि ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। समूह यानी वो इकट्ठा होकर रहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से भी समूह में रहना ज़्यादा उचित रहता है। तो वो हमेशा ऐसे स्थानों पर रहते थे जैसे ओहियो और मिसिसिपी नदी वहाँ पे बहती थी। तो यहाँ और जो उनके लिए उचित स्थान जो होता था उन स्थानों पर ये लोग निवास करते थे। वे मछली और मांस खाते थे जो उनके भोजन का हिस्सा था।
और सब्जियां और मकई उगाते थे। जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां और मक्का है वो उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर भी जाया करते थे। मांसाहार वो ज़्यादा करते थे और ऐसे में जो है जो लोग मांसाहार को पसंद करते थे या मांस खाया करते थे तो वो जंगलों में जो शिकारी यात्राओं पे जाते थे या शिकार करने के लिए जाते थे। और मुख्य रूप से उस समय वहाँ के अमेरिका के अंदर बाइसन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाइसन क्या है। तो बाइसन एक जंगली भैंसा होता था जिसको वो मांसाहार के लिए काम में लेते थे और उसका चमड़ा है वो महंगा हुआ करता था। उसका जो खाल जो उतारी जाती थी वो भी महंगी हुआ करती थी। तो वो अपने मांसाहार की तलाश में बाइसन नामक जंगली भैंसों की तलाश में घूमते रहते थे और जब बाइसन उनको मिलता था तो उसका शिकार करके वो अपना मांसाहार जुटाते थे। जो घास के मैदानों में घूमते थे, ये बाइसन है जो मुख्य रूप से घास के मैदानों में पाया जाता था या ये जंगली भैंसे वहाँ पर पाए जाते थे। ये 17वीं सदी में और आसान हो गया। जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आ गए तो ये और ज़्यादा कि उनको बाइसन जो है वो आसानी से वो मार सकते थे। इसके पीछे क्या कारण है कि जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी, कि ये जब यूरोपीय लोग यहाँ पर जहाज़ों के माध्यम से जब इन इलाकों की तरफ आए तो वो जहाज़ों में अपने साथ घोड़े भी लेकर आए। तो ये घोड़े जो लेकर आए तो यहाँ पर इन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों को अपने घोड़े दिए, बेचे, यानी कि वस्तु विनिमय या जो भी पैसे के माध्यम से जो भी उस समय की दौर रहा होगा उस आधार पे उन्होंने वो घोड़े अमेरिकी वासियों को बेचे। और फिर घोड़े जो एक ऐसी है कि सवारी का साधन कह सकते हैं हम, और फिर यहाँ के जो लोग हैं इन घोड़ों पे बैठकर जंगली इलाकों की तरफ जाते थे और फिर शिकार करते थे। और ये घोड़े स्पेनिश आबादकारों से खरीदते थे। अब आबादकार शब्द है वो हमने इससे पहले यूरोपीय साम्राज्यवाद के अंदर पढ़ा है कि आबादकार यानी सेटलर्स, जो बाद में वहाँ के सेटल्स हो गए। ठीक है, जो दूसरे थे यानी यूरोपीय थे अटलांटिक पार करके आए हैं और यहाँ पर आकर फिर उन्होंने यहीं पे अपनी भू संपदाएं बना ली, यहाँ पे भू स्वामित्व उन्होंने कर लिया या कह सकते बड़े बड़े जमींदार बन गए, उद्योगपति बन गए और यहीं पर आकर सेटल हो गए। तो ये फिर आबाद हो गए यहाँ पर, तो इसके कारण इनको आबादकार कहा जाता है। तो ये अमेरिका के जो मूल निवासी हैं इनसे घोड़े वगैरह खरीदते थे और फिर इन्हें शिकार करने में आसानी हो गई क्योंकि ये घोड़ों पर बैठ के तीव्र गति के साथ शिकार करते थे और फिर बाइसन नामक जो जंगली भैंसा है उसे वो मारते थे। लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने की उनको भोजन के लिए ज़रूरत होती थी। अब मूल निवासी जो है वो शिकार में उतने ही जानवरों को मारते थे, यानी जितना उनका मांसाहार नित्य प्रतिदिन का आहार उनका चल जाता था उतना ही वो शिकार करते थे। बल्कि कह सकते हैं अननेसेसरी या फालतू में या बेवजह वो जानवरों को मारना पसंद नहीं करते थे, यानी वो अपने पेट भरने के लिए जानवरों की हत्याएं करते थे या जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ पे एक शब्द आया था मूल बाशिंदा, बाशिंदा जो कि शुरू में आ गया था शब्द, जिसमें हमने पढ़ा है कि ये मूल निवासी में पहली लाइन है कि अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे। तो बाशिंदे का अर्थ होता है नेटिव या मूल निवासी, जो कि वहाँ का होता है कि मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा स्थान में पैदा हुआ हो। और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक ये पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के लिए बाशिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बाशिंदा जो शब्द है कि मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है, जिसमें जो कि वो जो जहाँ की जड़ें जहाँ पर होती थी या जहाँ का मूल निवासी होता था उसको मूल बाशिंदा या नेटिव यानी वहाँ का नागरिक जिसे हम कह सकते हैं। तो उस नागरिक जो वहाँ अपने उस स्वयं के देश का होता था उसे नेटिव या बाशिंदा कहा जाता था। और फिर यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेश के लिए बाशिंदों का इस्तेमाल भी होता था। तो यहाँ पर जो लोग बाइसन नामक भैंसे का शिकार करते थे तो वो उतना ही जो है भैंसों की हत्याएं करते थे या वध करते थे या मारते थे, वध नहीं कह सकते बल्कि जो है शिकार करते थे। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी सरल था, बिल्कुल भी कह सकते हैं इतना सरल कि उनके अंदर स्वार्थ की कोई भावना नहीं थी। तो वो खेती भी ऐसे ही करते थे जितना उनकी जीवन की आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थी। चूँकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। दक्षिण अमेरिका और केंद्रीय यानी अगर मैक्सिको देखें तो मैक्सिको के अंदर एज़टेक सभ्यता थी, ठीक है। इनका माया दक्षिण अमेरिका की तरफ है, इनका सभ्यता माया सभ्यता जो है। तो यहाँ पर मध्य अमेरिका में है जो है माया और एज़टेक। तो और इनका जो सभ्यता है वो दक्षिण अमेरिका की तरफ है। तो राजशाही साम्राज्य का विकास है यहाँ पर नहीं किया। राजशाही ये ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे राजा या शासक हुआ करता था
और एज़टेक या फिर इंका या माया सभ्यता, ये ऐसी सभ्यताएं थी जो कि शासकों के अधीन रही थी या उनके अपने कबीले होते थे, उनका एक राजा हुआ करता था, इस प्रकार की सभ्यता थी। लेकिन शुरू में जो उत्तरी अमेरिका के अंदर जो थी वो सामान्य लोग थे, वहाँ पे इस प्रकार की कोई सभ्यता नहीं पनपी थी। इलाकों को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें जरूर मिलती। कई बार कबीले जो होते थे वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए अक्सर लड़ जाया करते थे, तो ये छोटे मोटे वहाँ पे उटपटांग मामले तो मिलते हैं, पर कुल मिलाकर जमीन का पर कोई किसी का नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं था कि जमीनों का मालिक बनना उनका हिस्से नहीं थे, या कह सकते हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, तो वो जमीनों के लिए नहीं लड़ते थे। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। मिल्कियत का अर्थ होता है संपदा। संपदा यानी कि अपनी संपदा, अपना स्वामित्व कोई नहीं बताता था वहाँ पे। तो सीधे और सरल लोग थे, तो उन्होंने जमीन के ऊपर अपना स्वामित्व कायम नहीं कर रखा था, बल्कि जहाँ जिसकी ज़रूरत होती थी वो भोजन या फसलें उगाते थे, और उससे जो भोजन उनको प्राप्त हो जाता था मिल बांट कर करते थे, जो है मिल बांट कर भोजन वगैरह जुटा लेते थे, और बाद में उससे आपस में बांट के अपना आश्रय से कह सकते हैं एक दूसरे के साथ संतुष्टि पूर्वक जीवन है वो बिताते थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना। अब ये पूछा जाए कि जो मूल निवासी थे उनकी विशेष पॉइंट क्या था, तो ये थी कि औपचारिक संबंध बनाते थे। वो सबके साथ जो अननोन होते थे उनके साथ भी वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते थे, और साथ में जो है दोस्तियां कायम करते थे। मित्रवत व्यवहार करना उनका जो है कह सकते हैं खासियत थी, और उपहारों का आदान प्रदान भी करते थे। वो एक दूसरे से कबीले में भी एक दूसरे कबीले से संपर्क में आते थे, तो उनके साथ वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते थे, सरल जीवन जीने की कोशिश करते थे, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे। साथ में जो उनके यहाँ अच्छा होता था, वस्तु वगैरह या जो भी खाने पीने की सामग्री, तो जो उपहार वगैरह होते थे वो एक दूसरे को देना लेना पसंद करते थे। उन्हें चीज़ें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उन्हें चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ता था, बल्कि उन्हें एक दूसरे से उपहार के तौर पे हासिल हो जाती थी। एक दूसरे के साथ भी उनका व्यवहार है काफ़ी दोस्ताना होता था, काफ़ी सहयोगनुमा होता था। उस सहयोग के आधार पे उनका जीवन है बहुत ही सरल तरीके से चलता था। तो हमें यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में ये पता चलता है कि वो काफ़ी सीधे सरल थे और सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग थे, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। वहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोलियाँ थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी, यानी वो लिखी नहीं जाती थी क्योंकि वो बोलियों के तौर पे बोली जाती थी। विभिन्न इलाकों में अलग अलग उनका पुट आता था। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है, यानी समय निरंतर है, समय है वो चलता रहता है और रुकता नहीं है। तो समय है, गतिमान है, निरंतर है, और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। तो हर कबीले, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कबीले हैं वो रहते थे, और हर कबीले का कोई ना कोई इतिहास था। हर कबीले का कोई ना कोई जो है उत्पत्ति या उनके पूर्वजों के बारे में कोई ना कोई ब्यौरा होता था। तो ये क्या करते थे, ये कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न दृश्यों को वो इसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो कबीले वगैरह रहते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। तो ये क्या करते थे कि यहाँ पर जो अपनी भाषाएं वगैरह बोली जाती थी, वो जो भी उनकी कुल परंपराएं वगैरह जो हुआ करती थी, उनकी इतिहास वगैरह होता था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से चलते आते थे कि हालांकि उनका इतिहास है वो लिखा नहीं गया था, लेकिन फिर भी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को वो बातें बताते थे। उनकी खासियत, उनका गौरव, उनका सम्मान, उनका इतिहास कैसा था, वो उनको मौखिक रूप से कहानियों के रूप में और अनेक प्रकार के वर्णन करके उन्हें अपने इतिहास के बारे में बताते थे। और जो उनकी संतानें जो होती थी वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार से वो बताती थी। तो इस प्रकार से समय चलता रहता था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी है जो भी संस्कृति, जो परंपराएं, जो भी उनका इतिहास है वो हस्तांतरित होता रहता था, एक दूसरे के अंदर जो है पनपता रहता था। और इस प्रकार से वो सामाजिक परंपराओं को, उनकी संस्कृति को, उनके इतिहास को वो जीवित भी रख पाते थे। और उत्तरी अमेरिका के निवासियों में और एक जो है विशेषता ये थी कि वे कुशल कारीगर हुआ करते थे। वो अनेक प्रकार के कपड़े भी बुनते थे और वे धरती को पढ़ सकते थे, यानी उनको नॉलेज था कि समय को कैसे पहचानना है, और मिट्टी की परतों को वो जान सकते थे कि ये मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, कितनी फसल उपज सकती है। और धरती को पढ़ना तात्पर्य है कि वो भूमि के उपजाऊपन को जान सकते थे, और जलवायु के बारे में भी जानकारी है वो रहती थी। विभिन्न भूदृश्यों को वो उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं पढ़ी लिखी या लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं। उन्हें इतना नॉलेज था, या कह सकते हैं कि जलवायु का, भूमि का,
वर्षों से वो उनके अंदर ये हुनर था कि वो किसी भी चीज़ को देखकर वो अंदाज़ा लगा देते थे या भूदृश्यों को देखकर वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं या पढ़े लिखे लोग हैं किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं और फिर हूबहू बताते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के लोगों के अंदर ये इस प्रकार का हुनर मौजूद था कि वो धरती को देखकर अंदाज़ा लगा सकते थे। या फिर जैसे होते हैं बहुत सारे आज भी लोग ऐसे पाए जाते हैं जो धरती या ज़मीन को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पानी है या नहीं है, तो वो ऐसे कुछ बिंदुओं के आधार पे उनको ज़मीन को पढ़ना आता है। तो यहाँ के मूल निवासी भी है सारी भूमि का जो है बता सकते थे कि कौन सी भूमि कैसी है, कितना उपज दे सकती है, कहाँ जल है कहाँ नहीं है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, कहाँ संसाधन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से और अनेक प्राकृतिक दृश्यों को देखकर वो आने वाले समय के बारे में भी बता लेते थे। तो ऐसे विद्वान लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिनको इस प्रकार की जानकारियाँ हुआ करती थी। इधर एक और शब्द आया है और साथ में यहाँ पर एक चित्र भी आया है। ये चित्र है एक बेल्ट बना हुआ है और ये उनकी संस्कृति का परिचायक था। ये जो बनाया जाता था वो बनाने का तरीका था कि रंगीन सीपियों को आपस में मिलकर बनाई जाने वाली ये वैम्पुम बेल्ट है। रंगीन सीपियाँ क्योंकि ये समुद्र के आसपास के इलाके हुआ करते थे, प्रशांत महासागर है एक तरफ और दूसरी तरफ अटलांटिक है। तो ऐसे में यहाँ पर ये समुद्र की यात्राओं पे जब होते थे तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सीपियाँ हैं जो मिला करती थी, उससे वो फिर बेल्ट बनाते थे। और जब दो कबीलों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई समझौता होता था या किसी भी प्रकार का कोई दोस्तियां होती थी तो उस दौरान ये अपने गौरव का प्रतीक जो होता था, ये वैम्पुम बेल्ट होता था, ये एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे और इससे उनकी मित्रता, उनका सहयोगात्मक रवैया है वो एक दूसरे के प्रति बढ़ता था। तो ये जो है आदान प्रदान है वो एक तरह से मित्रता या सहयोग का प्रतीक है वो माना जाता था। तो ये एक बेल्ट का चित्र बताया गया है और इस प्रकार से बनाते थे वहाँ के मूल निवासी और इसका जो है उपयोग है वो मित्रता के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर लेखक है जिन्होंने लिखा है ली ब्राउन की, और उन्होंने जब वहाँ पे अमेरिका की भूमि पर कदम रखा था तो वहाँ पर लोगों ने कैसा महसूस किया उसके बारे में कि एक वार्ता से, यानी उन्होंने कहानियों से सुना होगा वहाँ के लोगों से, जो कि 1986 के दौरान उन्होंने इस चीज़ को लिखा है। तो वहाँ के लोगों ने उनको जो बताया उस आधार की प्रस्तर की पट्टी पर ये खुदा था, प्रस्तर यानी पत्थर, और वहाँ पर जो अभिलेख के तौर पे खुदा था। और होपी जो है एक शब्द आया होपी। अब होपी कौन है उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन होपी एक आदिवासी जाति है जो कि कैलिफोर्निया के निकट जंगलों में रहने वाली, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का क्षेत्र है। तो वहाँ होपी जो कि वहाँ की जाति है वो ये मानते थे कि उनके आसपास आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुआ के रूप में आएंगे। अब भाई बहन और धरती के पार से कछुआ के रूप में आएंगे, वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। अगर हम इसको सीधे तौर पे माने तो यूरोपीय लोग हैं वो दिखने में, अब ये तो मूल निवासी थे लेकिन फिर भी दूसरे उनके भाई बहन हैं, तो यूरोपीय लोग भी मनुष्य ही हैं। और ऐसे में कछुओं के रूप में आना, यानी देखा जाए तो कछुआ कोई वास्तव में मनुष्य कछुओं के रूप में नहीं आ रहे, बल्कि अगर हम देखें तो जहाज़ों के माध्यम से, धीमी यात्राओं के माध्यम से आना, तो ये हो सकता है। ये वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे, यानी वो आएंगे तो कैसे, कछुआ के रूप में, यानी धीरे धीरे आएंगे लेकिन वो इंसान के स्वरूप में होंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हो गए। जब उन्हें कहीं ना कहीं जहाज के आने का शोर सुनाई दिया होगा, आने के कहीं संकेत दिखाई दिया होगा, तो उन्होंने उन लोगों का स्वागत करना चाहा और वो एक जगह इकट्ठे हो गए जहाँ पे उन्हें लगा होगा कि ये लोग यहाँ आ सकते हैं, यूरोपीय लोग। तो उन्होंने वो एक धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत, उस पार से यानी अटलांटिक पार करके, अटलांटिक को पार करके आने वाले, उस पार से तात्पर्य है कि बीच में एक तरफ अमेरिका है, बीच में अटलांटिक महासागर है और एक तरफ यूरोप है, तो उस पार से, यानी ये धरती का एक कौन है, ये कोना है, ये धरती का एक कोना है, तो उस पार से आने वाले लोगों का वो स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। तो वो उसके लिए एक गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए जब उन्हें संकेत नजर आने लगे कि वो लोग बहुत पास में आ गए, तो और उन्होंने सूर्योदय देखा, उन्होंने सूर्य देवता के दर्शन किए, उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें, अब ये कैलिफोर्निया की भूमि है, कैलिफोर्निया में अधिकतर भूमि है मरुस्थलीय भूमि है, तो यहाँ उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई यानी दृष्टि दौड़ाई और उन्होंने बख्तरबंद स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर दिखाई पड़ा। बख्तरबंद यानी वो लोग जो थे उन्होंने जुरे बख्तर या मजबूत कपड़े हैं वो पहन रखे थे
और वो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। और वो स्पेनिश लोग जो थे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पेनिश लोगों ने, पुर्तगालियों ने सबसे पहले यहाँ पर जो है कदम रखे थे, तो यहाँ पे वो धरती के उस छोर से आते हुए कछुओं की तरह लग रहे, जैसे उन्होंने सपने में देखा था या जैसे उन्होंने जो सोचा था कि वहाँ से दूर से दूसरे लोग आएंगे, तो वो उन्हें ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसे उन्हें कल्पना की थी या जो उन्हें सोचा था। तो कछुओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने समझा ये वही है जिनका उन्हें इंतजार था, और उन्होंने महसूस किया या पहचान लिया कि वही लोग हैं जिनका वो इंतज़ार कर रहे हैं एक जगह इकट्ठा होकर। इसलिए वे स्पेनिश इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में उन्होंने अपना हाथ है वो बढ़ाया। वो उन अनजान लोगों के पास गए और वो चाहते थे कि वो उनके साथ दोस्ती करें। उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनिश लोगों ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी। उन्होंने उनसे हाथ तो मिलाया, लेकिन या नहीं मिलाया या कुछ ऐसी चीज़ डाल दी उनको, और सस्ती चीज़ पकड़ाई, या उन्हें खतरे का ऐसा आभास हुआ वहाँ के मूल निवासियों को जो कि होपी थे। और इससे पूरी उत्तरी अमेरिका में ये बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है। शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है, और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे संकेत थे उनको कि उन संकेतों के माध्यम से यहाँ की जो होपी नामक जो आदिवासी जाति थी, उन्होंने ये महसूस किया कि जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, उनको कुछ ऐसा अटपटांग चीज़ें दे दी जिसको देखकर उनको लगा कि ये उनके लिए खतरा है। और ये खतरा कैसा है, यानी उनकी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा है। और उन्होंने ये माना कि कुछ भाइयों ने और बहनों ने, कुछ भाई बहन यानी कि वो लोग जो बाहर से आए हैं, उन्होंने चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया, यानी उन्होंने सहयोगात्मक रवैये को भुला दिया, उन्होंने जो है मानवीयता के गुणों को भुला दिया, उन्होंने दोस्तियां करने की पवित्रता को भुला दिया। और इस प्रकार से उन्हें ये महसूस हो गया कि अब अमेरिका की भूमि के ऊपर, उन मूल निवासियों के जीवन के ऊपर किसी न किसी प्रकार का बड़ा संकट आने वाला है। अर्थात उन्होंने जो है बाहरी लोगों के आने पर जो खतरा उन्हें दिखाई दे रहा था, वो उस खतरे को महसूस कर रहे थे कि कहीं न कहीं उनका सामाजिक जीवन, उनकी संस्कृति है वो संकट में होने वाली है। तो ऐसा उन्होंने महसूस किया, जो कि एक ली ब्राउन नामक एक व्यक्ति है, यूरोपीय व्यक्ति है, उन्होंने अपनी वार्ता में इस प्रकार की वार्ता को उन्होंने बताया है, जो कि होपी लोगों के माध्यम से या उनके पूर्वजों के माध्यम से उनको पता चली होगी, या किसी प्रकार के संकेत ये अभिलेख में मिला है जो कि एक प्रस्तर पर खुदा हुआ था। तो इस संकेत से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि उन लोगों ने यूरोपीय लोगों या स्पेनिश लोगों के आने पर कैसा महसूस किया था। अब देखिए इसके जो बुक के अंदर जो मौजूद है वो कि 17वीं सदी में 2 महीने की कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को ये देखकर सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका के जो लोग थे या अमेरिकी जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, चाहे वो अरावाकी समुदाय के लोग हैं, चाहे या माया सभ्यता या इंका सभ्यता या जो है एज़टेक सभ्यता या और भी वहाँ के जो अन्य कबीले थे, तो जब यूरोपीय लोग उन इलाकों की तरफ पहुँचे, अटलांटिक महासागर को पार करके तट पर पहुँचे, तो वहाँ के जो व्यापारी थे वो तो स्वार्थपूर्ण तरीकों के लिए गए थे कि वहाँ पर वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से गए थे। लेकिन उन्हें हो सकता है कि उनके लिए ये अनजान लोग थे, तो इसलिए उनके मन में भी खतरा था कि क्या पता वो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। लेकिन जब वो वहाँ की धरती पर उतरे, वहाँ अटलांटिक को पार करके जब वो अमेरिका की ज़मीन पर जब उन्होंने उतरे, तो वहाँ के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनको अपने खाने का जो उनका भोजन था वो भोजन है वो दिया उन्होंने, और फल फूल जो भी वो खाते थे वो उनके सामने पेश किया। तो इस प्रकार से उन्होंने दोस्ताना और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। देखिए, शुरू में जब स्पेनिश लोग हैं वो अमेरिका की तरफ गए थे, तो वहाँ के अमेरिका के जो स्पेनिश लोग थे, उन्होंने जो है उनके साथ स्वार्थपूर्ण व्यवहार किया था। स्वार्थपूर्ण व्यवहार कैसा, वो अधिक से अधिक सोना चांदी है वो लेना चाहते थे, और जब वहाँ स्पेनिश लोगों ने, पुर्तगालियों ने या जो भी दूसरे जो वहाँ लोग थे, और जब उन्हें प्रचुर मात्रा में वहाँ पे सोना मिल गया, तो वो सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए और उन्होंने अधिक से अधिक वहाँ के मूल निवासियों का लाभ उठाया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए। लेकिन जो ये व्यापारी जो गए थे,
ये व्यापार करने के उद्देश्य से गए थे और इनका व्यापार क्या था, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। तो ये चाहते थे कि यहाँ पे उन्हें अधिक से अधिक मछलियाँ मिल जाए और बाइसन नामक जो भैंसा था या अन्य जो भी जंगली प्राणी थे, क्योंकि ये यहाँ पे जंगल मौजूद थे, ये लोग मूल निवासी वो शिकार भी किया करते थे, तो ऐसे में उनको खाल या चमड़े की भी आवश्यकता थी। तो उन्हें शिकार कुशल देशी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली और फिर इसके आधार पे उन्होंने उनको कुछ चीज़ें दी। उसके आधार पे वहाँ की जो कुशल शिकारी वगैरह होते थे उन लोगों से उनको मदद मिली। तो उनको यहाँ के जो शुरू में जो व्यापारी गए थे उनको ये देखकर सुकून मिला कि स्थानीय लोगों का व्यवहार उनके प्रति दोस्ताना गर्मजोशी भरा है। लेकिन जब स्पेनिश शुरू में अमेरिका की तरफ गए थे तो उनका व्यवहार दोस्ताना नहीं था बल्कि मालिकाना था और उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ बुरा बर्ताव है वो किया था। हालांकि वहाँ के लोगों ने, अमेरिका के मूल निवासियों ने उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया था, लेकिन उन्होंने उनका जो है उनके प्रति स्पेनिश लोगों का व्यवहार है वो स्वार्थपूर्ण था। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देशी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। अब ये लोग क्या है कि जब एक बार अटलांटिक पार करके जो यूरोपीय लोग हैं या फ्रांसीसी या ब्रिटिश जो भी यहाँ इन किनारों की तरफ गए हैं, चाहे वो अटलांटिक पार करके, तो धीरे धीरे इन लोगों ने इनको पहचानना शुरू कर दिया और इन लोगों ने भी, मूल निवासी थे, इन्होंने भी यूरोपीय लोगों को पहचानना शुरू कर दिया। एक दूसरे से उनके संपर्क है वो नॉर्मल होने लगे थे और जब भी यहाँ पर कोई भी जहाज वगैरह जाता था तो ये देसी लोग हैं वहाँ पर नियमित रूप से मूल निवासी वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, जमा हो जाते थे, उनका स्वागत करते थे और इसका मकसद था ऐसे हस्त शिल्प का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे। अब ये फ्रांसीसी लोग भी नियमित रूप से उन लोगों के कबीलों से मेल जोल रखते थे और उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या थी कि ये कई प्रकार के कारीगर हुआ करते थे। जो मूल निवासी है तो कारीगर होते थे और विभिन्न प्रकार की कई चीज़ें ऐसी बनाते थे जो काफ़ी सुंदर हुआ करती थी और ये जो फ्रांसीसी व्यापारी वगैरह होते थे उनका मकसद था कि इनसे लाभ लेना और ये कबीले में विशेष प्रकार के कबीले होते थे और उनमें जो हुनर होता था वो अपने जो है किसी न किसी प्रकार की चीज़ें वो बनाते थे या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे। कई बार शिकारों से या ऐसे फल फूल बगीचों में कई चीज़ें ऐसी उत्पादित करते थे जो कि उनके लिए लाभकारी होती थी। ये स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बाशिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन और वे कभी कभी मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल भी करते थे। यानी कि यूरोपीय लोग वहाँ के, ये यूरोपीय लोग हैं वहाँ से हस्तशिल्प की चीज़ें खरीदते थे। अन्य कई प्रकार की चीज़ें हैं वो जो कि अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होती थी वो लोग इनसे लेते थे और बदले में ये उनको देते थे। यह मूल निवासी उनको स्थानीय उत्पाद देते थे और बदले में यूरोपीय लोग जो फ़ायदा उठाना चाहते थे, ये व्यापारिक उद्देश्य से गए थे, तो वो यहाँ के लोगों को कंबल यानी ब्लैंकेट्स, लोहे के बर्तन जिसे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, यानी वहाँ के लोग हैं मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। और जब यूरोपीय लोगों ने लोहे के बर्तन देना शुरू किया तो उनको देखकर भी वो खुश हो जाते थे और बंदूक भी उन्होंने उनको दी, जो कि बंदूक उनके लिए जो है तीर कमान से पहले वो शिकार किया करते थे, तीर धनुष। और जब उन्होंने यूरोपीय लोगों ने उनको अपनी सुविधा के लिए जानवरों को मारने के लिए जब बंदूकें उपलब्ध कराई तो उन्होंने बंदूकों को देखकर भी उनको अच्छा लगा और ये बंदूक का उपयोग है वो शिकार करने के लिए, बाइसन नामक जानवर या भैंसे को मारने के लिए या जो भी उनकी यूरोपीय लोगों की मांग होती थी जिन जानवरों की, उनका शिकार करने में वो बंदूकों का उपयोग है वो करने लगे। तो ये तीर कमान से ज़्यादा उनके लिए अच्छी साबित हुई। और यूरोपीय लोग उनको शराब भी देते थे, जो कि अंगूरी शराब जो कि यूरोप की फेमस हुआ करती थी और अन्य प्रकार की शराब जो कि महंगी शराबें वहाँ की होती थी, तो वो यहाँ के लोगों को देते थे, स्थानीय मूल बाशिंदों को। और वहाँ के बाशिंदों को पहले शराब से परिचय नहीं था। अमेरिका के मूल निवासी है वो पहले शराब नहीं जानते थे, शराब के बारे में उनको ज्ञान नहीं था और ऐसे में जब उन्हें यूरोपीय लोगों ने जब उन्हें शराब दी तो शराब भी उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की शराबें होती थी तो उसको लेकर वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे और जल्दी ही वो इसकी आदत के शिकार हो गए। यूरोपीय लोगों ने भी अपना फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ के मूल बाशिंदों को शराब, इन आदतों का शिकार भी बना लिया, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ। तो वो हमेशा उनको फिर बोतल दिया करते थे या शराब वगैरह दे दिया करते थे, कुछ उनको उपयोगी सामान दे दिया करते थे। बदले में वो उनसे लाभकारी व्यापार में जो चीज़ें उनको अच्छी मिल सकती थी वो इनसे फ़ायदे के तौर पे उनसे वो ले लिया करते थे। तो उन्हें बदले में सस्ती शराब दे दिया करते थे या शराब देकर वो अधिक से अधिक मुनाफा उनसे लेने की कोशिश करते थे।
क्योंकि इससे उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाए। और जब उन्हें व्यापारी जो होते थे वो अधिक लाभ कमाने के लिए उन्हें कई प्रकार की शर्तें लगाते थे, जैसे कि मैं तुम्हें शराब की बोतल दे दूंगा, तुम ये कर लेना, या मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा, तुम ये कर लेना बदले में। ये तो वस्तु विनिमय की तरह ये है, चीज़ें एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे। यूरोपीय लोग हैं, इनसे महंगी वस्तुएं लेकर उनको जो है कम कीमत वाली चीज़ें दे दिया करते थे, और मूल बाशिंदे उनको लेकर भी सरल थे, उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं था, तो उसको देखकर भी वो प्रसन्न हो जाया करते थे। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। यहाँ के मूल जो निवासी थे वो तंबाकू को पिया करते थे, टॉबैको जिसे कहते हैं, तो तंबाकू ग्रहण किया करते थे। और यूरोपीय लोगों ने जब उनके साथ उनकी दोस्ताना व्यवहार है वो लगभग बढ़ गया, तो फिर यहाँ के मूल बाशिंदों से उन्होंने तंबाकू पीना भी शुरू किया। तो यूरोप में तंबाकू जिसे कह सकते हैं हुक्का गुड़गुड़ाना, तो हुक्का वगैरह है वो पिया करते थे, या खाना जो भी है। तो इस प्रकार से उन्होंने तंबाकू की आदत है वो यहाँ के मूल बाशिंदों से ग्रहण की थी। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने इसमें पढ़ा है। इसके साथ ही होपी, देखो एक शब्द आया, होपी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। होपी प्रश्न पूछा जा सकता है कि होपी कौन थे, तो होपी है वो जो है कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी थे। और उसी के बारे में जो है ली ब्राउन जो कि एक लेखक है, उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि होपी या कैलिफोर्निया के आदिवासियों ने स्पेनिश लोगों को दूर से आते देखा तो उन्होंने कैसा अनुभव किया, उसके एक अभिलेख है, वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ। तो उस आधार पे उन्होंने उनका स्वागत भी किया था, लेकिन उन्होंने उनके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इतना ही, जिसमें हमने मूल निवासियों के बारे में पढ़ा, उनकी आदतों के बारे में पढ़ा, उनके सरल जीवन कैसा था, उनका खाद्यान्न कैसा था और किस प्रकार से वो जीवन यापन करते थे, उनकी अच्छी आदतों के बारे में जाना कि वो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोलते थे, और साथ में जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर सकते थे, यानी भूमि पढ़ना, जलवायु की जानकारी है वो भी उनको अच्छे से आता था, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे, साथ में उनका एक अपना अलग जीवन था, जो कि बाद में यूरोपीय लोगों के साथ भी उनके साथ भी उन्होंने दोस्ताना तरीका, गर्मजोशी से उनका स्वागत करना, उनके प्रति अपना पूरा कलेजा बाहर निकाल कर दे देना, तो इस प्रकार से उनका स्वागत उन्होंने किया था। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।